जय हिंद दोस्तों। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अपने इस वीडियो में साथ में मिलकर के सीखेंगे कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड देयर क्लासिफिकेशन, लागत के तत्व कौन कौन से हैं और उनका विश्लेषण कैसे किया जाता है। देखिए, लागत लेखांकन की जब बात करते हैं तो हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि किस उत्पादित की जाने वाली किसी वस्तु की कुल लागत और प्रति इकाई लागत का निर्धारण करते हुए कुल व्ययों का वर्गीकरण करने के बाद उनका संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण लागत लेखांकन का मुख्य अंग है और इसी के लिए इसका प्रारंभ हुआ। तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में देखेंगे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, अर्थात जो टोटल कॉस्ट बनती है वो कौन कौन से तत्वों को, एलिमेंट्स को जोड़ते हुए बनती है। तो बने रहिएगा लगभग 20 से 25 मिनट हमारे साथ, जिसमें हम लोग पूरा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट समझ लेंगे, टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस समझ लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, मतलब परिवर्तन के आधार पर एक्सपेंसेस को समझ लेंगे, टोटल कॉस्ट कैसे मेंटेन होती है, कॉस्ट कितने प्रकार की होती है और खर्चे कौन कौन से होते हैं, ये सब कुछ आज अपने इस वीडियो में हम लोग साथ में मिलकर के जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को देखना है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो बात करेंगे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, लागत के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो जब एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की बात करेंगे तो यहां पर खर्चों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से खर्च होते हैं या कॉस्ट कौन कौन सी कॉस्ट होती है उसकी बात करेंगे हम लोग। तो पहले देखो, ये ग्राफ आप समझते रहिएगा। नंबर 1 का खर्च होता है जिसको कहते हैं मटेरियल्स। किसी भी वस्तु का उत्पादन करेंगे तो सामग्री की आवश्यकता होगी, तो एक एलिमेंट है ये कॉस्ट का। जब हम ओवरऑल कॉस्ट की बात कर रहे होंगे तो उसमें मटेरियल की कुछ हिस्सेदारी होगी। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो लेबर, श्रम की हिस्सेदारी भी होती है, सामग्री और श्रम। और उसके बाद में जब हम फिर तीसरे नंबर पर बात करेंगे तो वो तीसरा नंबर होगा हमारा एक्सपेंसेस का, खर्चे होते हैं। तो ये 3 एलिमेंट मेन एलिमेंट हैं आपके कॉस्ट के, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मटेरियल का तात्पर्य किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उस महत्वपूर्ण सामग्री से होता है जो उत्पादित वस्तु में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, वो मटेरियल है। लेबर का तात्पर्य है मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने तक बीच में जो हेल्पिंग प्रोसेस होता है वो लेबर है। और एक्सपेंसेस का मतलब है उस मटेरियल को अरेंज करने में, इस मटेरियल को अरेंज करने में जो खर्च किए गए वो सब के सब व्यय हैं। फिर अब जब हम इनको और आगे थोड़ा बढ़ाएंगे तो मटेरियल्स जो है इसके भी 2 पार्ट हैं। कौन कौन? डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर की बात करेंगे, ये भी 2 पार्ट में है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। और एक्सपेंस की जब बात करेंगे तो ये भी 2 पार्ट में है, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये सभी पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है। अगर इनको समझ लोगे तो पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग आसान लगेगी आपको। आज वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, और अगर अच्छा लग जाए ना तो लाइक और कमेंट करना या ना करना, लेकिन अपने उन दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर देना जो कॉस्ट अकाउंटिंग को अपने सिलेबस के रूप में पढ़ रहे हैं। तो बात करते हैं, पहले हम इनको समझ लेते हैं कि मटेरियल्स में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, लेबर में ये सब क्या होता है। मटेरियल मैंने बताया, सामग्री से तात्पर्य जिस वस्तु का हम उत्पादन करने जा रहे हैं उस वस्तु में यूज होने वाला वो रॉ मटेरियल जिसके बिना वो वस्तु तैयार हो ही नहीं सकती और तैयार वस्तु में वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, वो क्या होता है? मटेरियल कहलाता है। जैसे आपको अगर मेज बनानी है, मेज टेबल चाहिए अगर आपको, तो टेबल के लिए रॉ मटेरियल क्या है? वुड, लकड़ी चाहिए आपको, तो लकड़ी क्या कहलाएगी? सामग्री कहलाएगी। अगर मशीन बनानी है तो इस्पात चाहिए, आयरन चाहिए, लोहा जिसको कहते हैं, वो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो उसके बिना आप उत्पादन नहीं कर सकते।
बात क्लियर हो गई। जैसे ये मार्कर अगर चाहिए तो इसके लिए ये फाइबर चाहिए जो ऊपर का इसका कवर है, इसके लिए कॉटन चाहिए जो इसके अंदर रिफिल पड़ी हुई है। ये चीजें क्या है, ये मटेरियल है। उत्पादित वस्तु में प्रत्यक्ष रूप से उत्पादित वस्तु में दिखाई देती हैं और उनका उपयोग करके ही किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। तो ये दो तरीके की होती है, कौन, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का तात्पर्य क्या है, प्रत्यक्ष सामग्री क्या है, प्रत्यक्ष सामग्री का तात्पर्य है जो फिनिश गुड्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व है और प्रेजेंट हो रही है, जो प्रत्यक्ष रूप से उसमें समाहित है और दिखाई दे रही है, वह सब की सब सामग्री क्या कहलाती है, प्रत्यक्ष सामग्री कहलाती है, डायरेक्ट मटेरियल कहलाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे भी बताया, अगर चेयर चाहिए, टेबल चाहिए तो उसके लिए लकड़ी, और अगर फाइबर की टेबल चाहिए और चेयर चाहिए तो उसके लिए फाइबर। अगर मशीन का निर्माण होना है तो उसके लिए आयरन की आवश्यकता होगी। अगर सुगर केन का निर्माण होना सुगर का निर्माण होना है तो सुगर केन की आवश्यकता होगी। ये सब क्या है, इसका मटेरियल है, रॉ मटेरियल कहलाएगा। इनका निर्माण, इनका यूज करते हुए ही फिनिश गुड्स को प्रोडक्ट तैयार किया जा सकता है। बात क्लियर होगी। डायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट मटेरियल का तात्पर्य है जो फिनिश गुड्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व है और वो दिखाई भी देता है साथ ही साथ कि ये इस वस्तु से बनी हुई है, यह वस्तु जिसका हम यूज कर रहे हैं। जैसे आप चिप्स अगर खा रहे हैं तो उसमें जो आलू है वो डायरेक्ट मटेरियल है। अगर आप बिस्किट ले रहे हैं तो उसमें जो मैदा है वो डायरेक्ट मटेरियल है। बात क्लियर हो गई। डायरेक्ट मटेरियल क्या है, जो फिनिश गुड्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व है और अपनी प्रेजेंटेशन को दे रहा है कि हम इसमें हैं, यहां पर हम हैं, वो डायरेक्ट मटेरियल है। अब बात करेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है। इनडायरेक्ट मटेरियल का तात्पर्य होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल का तात्पर्य होता है जो फिनिश गुड्स, जो इस डायरेक्ट मटेरियल को फिनिश गुड्स बनने में हेल्प कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली वो कहीं शो नहीं हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसका यूज है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। जैसे टेबल और चेयर की हमने बात करी, तो टेबल और चेयर की जो लकड़ी का जॉइंट है वो कब मजबूत हो सकता है, अगर उसमें कीलें लगाई जाए। अगर वो कील ना लगाई जाए तो क्या वो जॉइंट मजबूत रहेंगे, नहीं रहेंगे, है ना। उनकी पेंटिंग करी जाती है ताकि उन पर वो जल्दी खराब ना होने पाए। तो ये क्या है, पेंटिंग अब कहेंगे डायरेक्ट, ये सर दिखाई देती है, इसकी वैल्यू बहुत कम है इसलिए इसको इनडायरेक्ट माना गया। और कीलें ये दिखाई नहीं देती हैं इसलिए इसको क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल है। जिस फैक्ट्री में लकड़ी को फाड़ा जा रहा है, उसको एक शेप दिया जा रहा है जिससे बेंच या चेयर बनाई जा सके, वहां पर मशीनरी जो चल रही है उसमें उसकी भी सर्विसिंग हो रही है, पेट्रोल डीजल उसके अंदर लग रहा है। ये सब क्या है, वो भी तो मटेरियल है। लेकिन क्या आपको जो टेबल और चेयर दिखाई देती है उसमें कहीं पेट्रोल डीजल की स्मेल आती है आपको, नहीं। क्या वो मशीनरी अगर फैक्ट्री के अंदर ना चल रही होती तो ये आज ये टेबल और चेयर बन पाती, नहीं ना। पेड़ से डायरेक्ट तो नहीं बन सकती, लकड़ी से पहले उसको एक शेप दिया गया और वहां से उसको काट के और कारपेंटर के द्वारा उसको क्या किया गया, बनाया गया है टेबल और चेयर, बेड वगैरह जो कुछ भी यूज कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट मटेरियल का तात्पर्य क्या है, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए हेल्प कर रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उसकी उपयोगिता इतनी नहीं है कि वो दिखाई दे, वो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये सब बताया। अब लेबर की बात करें। लेबर वो एलिमेंट है जो किसी वस्तु को, किसी रॉ मटेरियल को अपनी सहायता से फिनिश गुड्स बनने में हेल्प करता है, तो वो लेबर कॉस्ट में आ जाएगा। अब लेबर भी दो तरीके का है, एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट लेबर का मतलब क्या है, डायरेक्ट लेबर का तात्पर्य उस श्रम से है जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से इन्वॉल्व है, जो डायरेक्ट प्रोडक्शन पर काम कर रहा है, वो लेबर कैसा हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर हो जाएगा। एग्जाम्पल के बिना समझ नहीं आता, एग्जाम्पल बताइए इसके लिए। जैसे मैंने बताया कि लकड़ी जिस फैक्ट्री में काटी जा रही थी, जिस फैक्ट्री में उस लकड़ी से प्लाई बनाई जा रही थी, वहां पर कुछ लोग थे जो प्लाई बनाने का काम कर रहे थे।
वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्व है प्रोडक्शन से, तो उनको जो मजदूरी दी जा रही वो मजदूरी कैसी कहलाएगी, डायरेक्ट लेबर कहलाएगा। मशीनरी जो बनाई गई, अलग अलग पुर्जे जो हैं, उन पुर्जों को इनबिल्ड किया गया, एक में मिलाया गया, तब जाके मशीनरी बनी। तो जो इनबिल्ड कर रहा है और जो उन अलग अलग पुर्जों को उठा के अपने सीनियर को दे रहा है इनबिल्ड करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्ट प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट प्रोडक्शन से इन्वॉल्व हैं। तो उनको जो श्रम दिया जा रहा है, उनको जो मजदूरी दी जा रही है, वो कैसी मजदूरी है, डायरेक्ट लेबर है। वो डायरेक्ट वेज, उनको जो पेमेंट किया जाएगा वो डायरेक्ट वेज कहलाएगा। बात क्लियर है? डायरेक्ट वेज क्या है, जो प्रोडक्शन से डायरेक्ट इन्वॉल्व लोगों को पेमेंट किया जाएगा वो डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट वेज है। जो काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट लेबर है, उनको जो पेमेंट किया जा रहा है वो डायरेक्ट वेज है। बात क्लियर? इनडायरेक्ट वेज या इनडायरेक्ट लेबर, जो इनडायरेक्ट लेबर्स को पेमेंट हो रहा है वो इनडायरेक्ट वेज है। दोनों वर्ड यूज होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इनडायरेक्ट लेबर कौन है? इनडायरेक्ट लेबर का तात्पर्य यह है कि वो वर्किंग प्लेस पर हैं लेकिन प्रोडक्शन से इन्वॉल्व हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे गेटकीपर, प्यून जो पानी पिला रहा है सबको, गेटकीपर जो गेट पे सिक्योरिटी दे रहा है, स्टोर कीपर जो स्टोर की देखरेख कर रहा है, सुपरवाइजर जो पूरे स्थान को सुपरविजन जो कर रहा है, फोरमैन जो मशीनों की देखरेख कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, मैनेजर सैलरी जो पूरे फैक्ट्री को देख रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, लेबर है कि नहीं है। तो फिर अब इनको जो पेमेंट किया जाएगा वो कहां जाएगा, वो इनडायरेक्ट लेबर में जाएगा। वो क्या है, इनडायरेक्ट लेबर है। और इनको जो पेमेंट किए जा रहे हैं वो इनडायरेक्ट वेज है। बात क्लियर हो रही है आपको? हाँ जी सर, मुझे मटेरियल्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट और लेबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लियर हो गया है। अब एक्सपेंसेस क्या हैं ये मुझे पता चलना चाहिए। व्यय क्या है? व्यय का तात्पर्य खर्च की जाने वाली उस राशि से है जिसको त्यागे बिना उत्पादन हो नहीं सकता था। मतलब अरे वो एक ऐसी वैल्यू जिसको सैक्रिफाइस किए बिना प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता था, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एक्सपेंस। जैसे आपका ऑब्जेक्ट, मान लेता हूं कि आपका ऑब्जेक्ट है एक बेहतरीन जॉब पाना, तो जॉब पाने के लिए आपको पढ़ाई पर खर्च करना पड़ेगा। अगर वो खर्चे नहीं करते आप, तो आपको एलिजिबिलिटी ही नहीं मिल पाएगी। आपके अंदर नॉलेज कितनी भरी पड़ी हो लेकिन एलिजिबिलिटी ही नहीं होगी। तो अगर एलिजिबिलिटी आपको गेन करनी है तो एजुकेशन पर एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो वो एलिजिबिलिटी क्या है, वो एक प्रोडक्शन है आपका, और उस प्रोडक्शन को करने के लिए आप एक्सपेंस कर रहे हैं। तो यहां पर जिस वस्तु का प्रोडक्शन आप कर रहे हैं उसको प्राप्त करने के लिए जो भी आप व्यय कर रहे हैं, जो भी वैल्यू आप एक्सपेंड कर रहे हैं, वो सब व्यय है। अब ये व्यय होते कितने, एक्सपेंस होते कितने तरीके के हैं? दो तरीके के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है जो प्रोडक्शन बेस्ड एक्सपेंसेस हैं वो सब के सब डायरेक्ट हैं। जो प्रोडक्शन बेस्ड एक्सपेंसेस हैं वो सब के सब डायरेक्ट हैं। जैसे एक्साइज ड्यूटी, आप कहीं पर रॉ मटेरियल खरीदें, उसको अपने यहां लाने के लिए आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। अगर आप एक्साइज ड्यूटी पे नहीं करेंगे तो आपके यहां आएगा ही नहीं माल। और एक्साइज ड्यूटी कितनी, जितना ज्यादा माल उतनी ज्यादा ड्यूटी। माल कम है तो ड्यूटी कम, मतलब एक्सपेंस उस पे कम करना पड़ेगा। माल की क्वांटिटी ज्यादा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। कम है, कम पेमेंट करना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई? रॉयल्टी, प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन बेस्ड होती है ना, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, रॉयल्टी अकाउंट। प्रोडक्शन बेस्ड होती है रॉयल्टी, जितना ज्यादा उत्पादन करेंगे उतनी ज्यादा रॉयल्टी, उतना ज्यादा पे करना पड़ेगा हमको, ओनर को। ये खर्च कैसा है? ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। ओनर को पेमेंट नहीं करें, उत्पादन ही नहीं हो पाएगा, वो आपको अपने ओनरशिप की वस्तु देगा ही नहीं यूज करने के लिए। फ्रेट ऑन परचेज, माल खरीदा और उसको अपने यहां लाने तक के लिए भाड़ा दिया, फ्रेट ऑन परचेज क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरीज इनवर्ड क्या है? एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये सब क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, जो मटेरियल से रिलेटेड है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। वो सारे के सारे एक्सपेंस कैसे होते हैं? वो सारे के सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे होते हैं?
जो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं हो करके समय से रिलेटेड होते हैं, टाइम बेस्ड एक्सपेंसेस जितने होते हैं वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे रेंट, इंश्योरेंस, टैक्स, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कमीशन। ये सब खर्चे कैसे हैं? इनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना है? आपकी जिस फैक्ट्री में आपने प्रोडक्शन करना शुरू किया है वहां आप प्रोडक्शन करिए नहीं, 1 महीने के लिए ताला लगा दीजिए, क्या ओनर आपसे रेंट नहीं लेगा? क्या आपको 1 महीने का इंश्योरेंस का पैसा वापस हो जाएगा? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, वो एक्सपेंस होंगे ही होंगे। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन बेस्ड ना हो करके क्या होते हैं, टाइम बेस्ड होते हैं, वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। बात क्लियर हो गई है आपको? हाँ जी सर, बात क्लियर हो गई है। अब मुझे डिफरेंस बता दीजिए कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डिफरेंस क्या होता है। तो सुनिए, ये जो आज का सेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा। ये 15 नंबर में थ्योरी पूछी जाती है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड देयर क्लासिफिकेशन। 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सुन लो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, while indirect expenses based on time। प्रत्यक्ष व्यय उत्पादन से संबंधित होते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष व्यय समय से संबंधित होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट ऑलवेज फिक्स्ड होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट ऑलवेज फिक्स्ड होते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट ऑलवेज वेरिएबल होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्शन बढ़ने पर बढ़ते हैं और प्रोडक्शन घटने पर घटते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। प्रोडक्शन बढ़े या घटे वो एक सीमा तक उतने ही बने रहते हैं, एक सीमा के बाद परिवर्तित होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्शन बढ़ने पर या प्रोडक्शन घटने पर यूनिट सेम रहते हैं। प्रोडक्शन घटने पर या प्रोडक्शन बढ़ने पर यूनिट सेम रहते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्शन बढ़ने पर यूनिट कम हो जाते हैं और प्रोडक्शन घटने पर यूनिट बढ़ जाते हैं। अभी इसका एग्जांपल मैं फिर आपको दूंगा जब मैं आपको वेरिएबल, फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस बताऊंगा। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ये वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं। बात समझ में आ गई? सर थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। वैसे वेरिएबिलिटी के आधार पर 3 तरीके के खर्चे होते हैं, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड। तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको वेरिएबल एक्सपेंसेस के नाम से भी जाना जाता है। इनको चार्जेबल एक्सपेंसेस के नाम से भी जाना जाता है। इनको मार्जिनल एक्सपेंसेस के नाम से भी जाना जाता है। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनको फिक्स्ड एक्सपेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये फिक्स्ड एक्सपेंस होते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ये पर यूनिट सेम रहते हैं। पर यूनिट सेम रहने का मतलब है, अगर मान लो किसी 1 यूनिट के प्रोडक्शन में मटेरियल 2 रुपए पर यूनिट लगता है, तो जब आप 1 यूनिट बनाओगे तो 2 रुपया लगेगा। जब आप 100 यूनिट बनाओगे तो 100 गुणे 2 बराबर 200 रुपया लगेगा। जब आप 1000 यूनिट बनाओगे तो 1000 गुणे 2 बराबर 2000 रुपया लगेगा। तो पर यूनिट देखो कितना है, 2000 बटे 1000 बराबर 2, 200 बटे 100 बराबर 2। ओके, और 2 रुपया बटे 2 रुपया बटे 2 बराबर 1। क्लियर? तो फिक्स्ड जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो पर यूनिट क्या होते हैं? प्रोडक्शन बढ़ने पर देखो, प्रोडक्शन बढ़ने पर क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। प्रोडक्शन बढ़ने पर डायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ते हैं। देखो 1 से मैं 100 पे आया तो ये बढ़ गया, 100 से मैं 1000 पे आया तो बढ़ गया। प्रोडक्शन बढ़ने पर बढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं रेंट की, रेंट है मेरा 10,000 रुपया पर मंथ। ओके, तो देखो अगर मैं 1 यूनिट बनाऊंगा तो भी 10,000 पड़ेगा, मैं 100 यूनिट बनाऊंगा तो भी 10,000 पड़ेगा, मैं 1000 यूनिट बनाऊंगा तब भी 10,000 पड़ेगा। दूसरी जो बात बताई मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी समझ में ही नहीं आती है, एग्जाम्पल के साथ समझ लो।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नाम ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट फिक्स्ड होते हैं। देखो यहां पर भी 2 रुपया है, यहां पर भी 2 रुपया है, यहां पर भी 2 रुपया। ओके, ये पर यूनिट कभी परिवर्तित नहीं होते, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट ऑलवेज परिवर्तित होते रहते हैं। और मैंने कहा प्रोडक्शन बढ़ने पर ये पर यूनिट कम हो जाते हैं, प्रोडक्शन घटने पर ये पर यूनिट बढ़ जाते हैं। जब मैं 10,000 रुपया दे रहा हूं और मैं 100 यूनिट बना रहा हूं, तो 1 यूनिट पर मेरा खर्च कितना आ रहा है रेंट का? 100 रुपया। अब जब मैं 10,000 रुपया दे रहा हूं और मैं 1000 यूनिट बना रहा हूं, तो मेरा खर्च क्या आ रहा है 1 यूनिट पर? 10 रुपया। अगर मैं 10,000 यूनिट बनाने लगूं और रेंट तो मेरा 10,000 ही रहेगा, तो मेरा पर यूनिट खर्च क्या होगा? 1 रुपया। अब बात हो सकता है आपको समझ में आ गई हो जो मैं कह रहा था। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट वेरिएबल होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट वेरिएबल होते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट फिक्स्ड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। ओके, बात समझ में आ गई आपको ये वाली जो मैंने अभी बताई? तो मैंने वेरिएबिलिटी के आधार पर बताया एक्सपेंसेस कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, वेरिएबल, फिक्स्ड और एक होता है सेमी वेरिएबल। तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि जो एक सीमा तक फिक्स्ड होते हैं और उस सीमा के बाद में वो वेरिएबल हो जाते हैं। मतलब एक सीमा तक इतने ही रहेंगे, उसके बाद जाओगे तो वो वेरिएबल हो जाएंगे। जैसे मान लो ये जो फैक्ट्री है जिसका रेंट 10,000 रुपए महीने का है, इसकी कैपेसिटी है कि यहां पर महीने में 10,000 यूनिट ही बनाई जा सकती हैं। तो आप 100 यूनिट बनाओ तो भी 10,000, 1000 यूनिट बनाओ तो भी 10,000, 10,000 बनाओ तो भी 10,000 किराया रहेगा। लेकिन जैसे आप 11,000 यूनिट बनाओगे, जैसे ही आप क्या करोगे 11,000 यूनिट बनाओगे, वैसे ही ये रेंट आपका एक और फैक्ट्री आपको ऐसी ही चाहिए, तो रेंट कितना हो जाएगा? 20,000। ये क्या है? सेमी वेरिएबल है। अब आप 11,000 से लेकर के 20,000 तक जाओ, रेंट यही रहेगा। लेकिन अगर आप 21,000 यूनिट बनाना चाहते हो तो अब आपको यहां पर खर्च 3 गुना करना पड़ेगा, 30,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि एक और फैक्ट्री चाहिए, तभी ये प्रोडक्शन संभव है, क्योंकि 100% कैपेसिटी तो उसकी 10,000 यूनिट ही थी। बात क्लियर? तो ये एक्सपेंसेस भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं, फिर से यहां लौट करके आते हैं और देखो इसको और थोड़ा समझते हैं। जब और आगे बढ़ेंगे तो देखो ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को किस नाम से जाना जाता है? ओवरहेड के नाम से जाना जाता है, ओवरहेड्स के नाम से जाना जाता है, उपरव्यय के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? ओवरहेड्स के नाम से जाना जाता है। ओवरहेड का तात्पर्य क्या है? ग्रुप ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इट मींस ओवरहेड्स। ओवरहेड का मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष व्ययों के समूह को, अप्रत्यक्ष व्ययों के समूह को क्या कहा जाता है? ओवरहेड कहा जाता है, उपरव्यय कहा जाता है। व्यय और उपरव्यय में क्या अंतर है? एक्सपेंस और ओवरहेड में क्या अंतर है? एक्सपेंस जो है वो इंडिविजुअल है और ओवरहेड जो है वो ग्रुप ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एक्सपेंस मींस इंडिविजुअल पार्ट ऑफ एक्सपेंस और इंडिविजुअल एक्सपेंस, बट ओवरहेड इज द ग्रुप ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो वे हम कहते हैं, जैसे मैंने कहा कार्टेज, तो कार्टेज एक खर्च है, लेकिन कार्टेज जाएगा कहां? तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेगा। क्लियर हो गया ना? ये क्या होता है? तो इस तरीके से एक्सपेंस और ओवरहेड में क्या अंतर है? ओवरहेड का छोटा सा पार्ट है एक्सपेंस, और सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो ग्रुप है उसको क्या कहते हैं? ओवरहेड कहते हैं। अब ये ओवरहेड्स कितने तरीके के होते हैं? तो ओवरहेड्स का जब हम लोग क्लासिफिकेशन करने चलेंगे तो ओवरहेड्स 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री या फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स इसको कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। दूसरा होता है, ये पहला हो गया फर्स्ट ओवरहेड्स। दूसरा हो गया जिसको कहते हैं ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल ओवरहेड्स। और तीसरा होता है जिसको कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन
ओवरहेड्स। ये तीन हेड ओवरहेड होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स या जर्नल ओवरहेड्स, एक ही मतलब होता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते कहां कहां हैं, देखो फैक्ट्री में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, फैक्ट्री में। फिर ऑफिस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो ऑफिस में आप खर्च कर रहे हो वो सारे इनडायरेक्ट हैं। जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर कर रहे हो वो सारे इनडायरेक्ट हैं। इनको मैं बहुत डिटेल से पढ़ूंगा जब यूनिट कॉस्टिंग पढ़ूंगा। कहां पर? जब यूनिट कॉस्टिंग या सिंगल आउटपुट पढ़ेंगे तब इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर इनमें के अंतर्गत आता क्या क्या है। अभी हमको बात क्या करनी है, हमें बात करनी है टोटल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि मेरा आज का टॉपिक है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट और उसका क्लासिफिकेशन करना है। तो देखो क्लासिफिकेशन तो मैं कर ही रहा हूं, मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं। कॉस्ट में देखो ये तीन बातें आई, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, फिर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फिर इनडायरेक्ट को मैंने सारी जगह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड्स में बदल दिया और ओवरहेड्स को अलग अलग तरीके से बदल दिया। इससे क्या फर्क पड़ता है? पर आपको पता चल जाएगा मेरे फैक्ट्री में कितना खर्च हुआ, मेरे ऑफिस में कितना खर्च हुआ और वस्तु को बेचने पर कितना खर्च हुआ। अब मुझे क्या चाहिए, मतलब मुझे एज ए प्रोड्यूसर क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट चाहिए होती है, कुल लागत हमें चाहिए होती है। मैंने क्या कहा था? टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट का निर्धारण करने के लिए जिस लेखांकन का उपयोग किया जाता है वही लागत लेखांकन कहलाता है। तो टोटल कॉस्ट तक पहुंचने के लिए मुझे यही चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है, मुझे ये चाहिए। तो देखो डायरेक्ट मटेरियल, सबसे पहले कॉस्ट कहां से शुरू होती है? प्राइम कॉस्ट से। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सब को जोड़ लूं तो क्या कहूंगा उसको? प्राइम कॉस्ट। पहली कॉस्ट होती है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राइम कॉस्ट क्या है? इसको प्राइम कॉस्ट और फर्स्ट कॉस्ट भी कहा जाता है, हिंदी में इसको मूल लागत कहा जाता है। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या है? देखो जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, ये वाला मैंने उठा लिया, ये वाला उठा लिया और ये वाला उठा लिया। देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को मैंने एक में जोड़ लिया, उसको क्या कहा? प्राइम कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए ये वो आवश्यक खर्चे हैं जो मुझे करने हैं। मुझे मटेरियल चाहिए, मुझे लेबर चाहिए और मुझे उस पर कुछ खर्च करना होगा। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट कॉस्ट, पहली लागत है ये। प्राइम कॉस्ट के बाद में जब हम लोग और आगे जाते हैं तो उसको कहा जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स ऑन कॉस्ट। वर्क्स ऑन कॉस्ट, इसका मतलब क्या होता है? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। जब मैं इस प्राइम कॉस्ट के साथ में फैक्ट्री के खर्चे, ये वाले खर्चे जोड़ देता हूं तो वो कॉस्ट मेरी कौन सी बनती है? फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स ऑन कॉस्ट। मतलब अब मेरा डायरेक्ट वाला सारा खर्च हो चुका है प्लस फैक्ट्री में माल मेरा बनकर के तैयार हो चुका है। इस कॉस्ट पर क्या होता है? इस कॉस्ट पर क्या होता है? माल बनकर के तैयार हो गया, बिका नहीं है। माल बेचने के लिए, करस्पॉन्डेंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, केसेस के लिए, लीगल केसेस के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? एक ऑफिस चाहिए होता है। फिर हम लोग कहां जाते हैं? तो जाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत, मतलब जो मैंने कुल माल उत्पादित किया उसकी कुल लागत क्या है? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड्स। फैक्ट्री कॉस्ट के साथ जब मैं ऑफिस के खर्चे जोड़ देता हूं, ये ऑफिस के खर्चे जोड़ देता हूं, तो कॉस्ट कौन सी बनती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये वो लागत है जहां पर मेरा माल बनकर के तैयार हो चुका है। ओके, क्लियर? अब और आगे, और ऑफिस के सारे खर्चे हो चुके हैं, फिर हमें क्या चाहिए होता है? टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जो मेरा आंसर था, तो टोटल कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स।
देखो सारे खर्चे आ गए। तो इस तरीके से टोटल कॉस्ट का निर्धारण किया जाता है। अब आगे से भविष्य में आपसे कोई कहे कि बताओ इतनी वस्तुओं का हमें पूर्ति चाहिए, इतनी वस्तुओं की सप्लाई चाहिए, बताओ कितने रुपए लगेंगे, कितने रुपए में आप सप्लाई दे सकते हो। जब आपने इतना ज्यादा एनालिसिस कर रखा है तो क्या प्रॉब्लम होगी उसको बताने में। मैंने कहा था ना, टेंडर निर्धारित करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग कंपलसरी है। नहीं करोगे तो आप टेंडर बता ही नहीं सकते। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और सारी चीजें आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आई होंगी। ये मेरा जो उद्देश्य है वो कंटेंट को इजीली डिलीवर्ड करने का है, ताकि आपको चीजें बहुत ही सरलतापूर्वक समझ में आए। अच्छा, मेरा उद्देश्य जो है उसमें मैं सफल हो पा रहा हूं या नहीं, ये तो मुझे आपकी प्रतिक्रियाएं अर्थात कमेंट ही बता सकते हैं। तो अच्छा लगे या बुरा, मैं ये नहीं कहता हूं आप तारीफ करना आकर के। आपको अगर लगता हो कि चीजें समझ में वाकई आ गई और बहुत ही सरलतापूर्वक इस प्लेटफॉर्म पर आपको कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर नहीं लग रहा हो तो क्या कमियां रह गई उनको भी बताइएगा। खुले दिल से हर्षपूर्वक उनका भी स्वागत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ में जो कॉस्ट अकाउंटिंग को अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में और वहां से देखेंगे मटेरियल कॉस्ट एंड कंट्रोल। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।